कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये चैप्टर नंबर 2 है और आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 12 एटम्स। एटम्स में हम बात करने वाले हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स आए थे, किन किन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था, क्या क्या थ्योरीज उन्होंने दी थी। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेनली हमारा पूरा टॉपिक कंस्टिट्यूट है वो है बोर्स मॉडल पे। जो साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने क्या मॉडल दिया और उसके बेस पे सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ये सारी बातें इसमें होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो एक एटॉमिक मॉडल होता क्या है, इस बारे में बात अगर करते हैं तो एटॉमिक मॉडल मतलब एक सेट ऑफ हाइपोथेसिस है बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। इसे आप एक मॉडल कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब कुछ बातें आपने कही जो लॉजिकल भी हो सकती हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड भी हो सकती हैं। अब उस मॉडल को थ्योरी कब माना जाएगा? जब वो मॉडल सेटिस्फाई करता है मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक क्वेरीज बाय द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या आप उस मॉडल पे बेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कीजिए और उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप यूज कर पाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को आप यूज कर पाते हैं उन क्वेरीज को शांत करने के लिए जो उस मॉडल से रिलेटेड थी, तो आप कहेंगे कि हाँ भैया ये एक थ्योरी में एक्सेप्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो सारी थ्योरीज हैं वो कभी ना कभी मॉडल रही होंगी, लेकिन सारे मॉडल्स थ्योरी नहीं बन पाते। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से थे? तो मॉडल थे डाल्टन का, थॉमसन का, रदरफोर्ड, बोर, ये सारे मॉडल पिक्चर में आए थे फॉर एन एटम। एटम के केस में इन सब ने बातें करी। तो अपन इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं जल्दी से, क्या क्या बातें थी, क्यों ये फेल हो गए, ये सारी चीजें। तो डाल्टन की अगर बात करें, डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था उसने बोला कि भैया हर एक एलिमेंट जो है वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल मतलब जिसको और तोड़ा ना जा सके, जिसका और डिवीजन ना किया जा सके, ऐसे पार्टिकल को उसने बोला एटम। तो एक बात हमें यही समझ में आ गई कि ये फेल क्यों हुआ होगा, क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया था। जैसे ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा इस मॉडल के बाद, तो ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि इसने बोला था कि इंडिविजुअल है जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर होता है। तो इसीलिए ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया था डाल्टन्स का। तो हालांकि देख लेते हैं इन्होंने और क्या क्या बातें बोली। एटम इन्होंने बोला सबसे पहले, फिर इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स are identical in both physical and chemical properties while of different elements are different in their properties। ठीक है, ये बात तो बाद में भी काम आई। ये बात इन्होंने गलत बोल दी कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ये बात गलत हो गई यहाँ पे। द मास ऑफ हेवीएस्ट एटम is about 250 times the mass of hydrogen atom while the radius of the heaviest atom is about 10 times the radius of hydrogen atom। ये सारी बातें इन्होंने बोली थी और बोला था कि एटम स्टेबल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इतना इन्होंने सारी चीजें बोली। ठीक है, फेलियर का रीजन हम समझ ही गए, इंडिविजिबल नहीं होता एटम, और दूसरी बात सारे हाइड्रोजन से नहीं बने, ये बाद में अपने को पता चला। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है थॉमसन्स का। थॉमसन ने क्या बोला, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन वाला मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने क्या बोला भैया कि एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। इन्होंने ऐसा बोल दिया, पूरा एटम को पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर बोल दिया। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रम, ये 10⁻⁻10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रम, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज सीड्स इन वाटरमेलन। इन्होंने बोला कि ये पूरा एक पॉजिटिव क्लाउड है। इस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं भी रैंडमली, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, एक तरबूज के अंदर जैसे बीज होते हैं, उस तरीके से एम्बेडेड है, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर? फिर उन्होंने बोला कि टोटल चार्ज ऑफ द एटम इज 0 एंड सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने भी यही बात बोली, लेकिन बाद में पता चला इस मॉडल का अचीवमेंट क्या था। इस मॉडल का अचीवमेंट था कि इसने थर्मियोनिक एमिशन, मतलब आप जब एक मटेरियल को हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसको उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर दिया, आयनाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया इस मॉडल से। लेकिन ये फेल कहाँ हो गया? ये फेल हो गया जब इस बोला गया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम। जो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके करस्पॉन्डिंग बाहर आती हैं, वो
तो उसको ये नहीं समझा पाया। ऐसे ही जब बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को भी ये मॉडल प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल भी फाइनली फेल हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। उन्होंने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला कि भैया एक अगर गोल्ड की फॉइल यहाँ पे आपने रखी, ठीक है, ये टारगेट है आपका, गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर आपने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, उसका आपने बम्बार्डमेंट इस पे किया। तो जब बम्बार्डमेंट किया तो कुछ रिजल्ट अपने को दिखे। रिजल्ट क्या थे कि भैया ये अगर गोल्ड की फॉइल थी, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी गई, जो कि फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है, पीछे लगा दी गई। उन्होंने ऐसे रिजल्ट देखे कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स इस पे आके टकराए, उन अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत सारे इससे पास हो गए, इससे क्रॉस कर गए, इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए, ऐसे कि जैसे वहां कुछ हो ही ना, इस तरीके से वो क्रॉस कर गए। और बहुत सारे डेविएट हो गए रैंडम डायरेक्शंस में क्रॉस करने के बाद। कुछ ऐसे देखे गए कि यहाँ से टकराने के बाद या फिर यहाँ से जब चले तो वापस लौट के आ गए, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। ऐसे उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किए, और इन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड उन्होंने बातें बोली कि जो एटम है वो एटम किससे बना हुआ है? वो एटम के बीच में सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। एक जो एटम है उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके आसपास रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आसपास रहते हैं तो उनसे पूछा गया भैया कि जब इलेक्ट्रॉन आसपास हैं जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्यों नहीं आ जाते? भाई आप कह रहे हैं कि बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स अल्फा इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इसके अंदर आ जाने चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे क्यों मेंटेन्ड? तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में चक्कर यहाँ पे हैं, इस ऑर्बिट में चक्कर काटने की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से ये अपने पाथ को मेंटेन करके रखते हैं। वैसे ही जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड स्टार, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। ये बात उन्होंने बोली और ऐसा एक मॉडल उन्होंने दिया, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसका फेलियर क्या क्या हो गया? वो भी इस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन एटम को जब आप एनर्जी देते हैं या एनर्जी वहां से निकालते हैं, फोटोन्स उस पर जब डालते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो वो उस कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं अपन। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ये मॉडल नहीं समझा पाया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं समझा पाए कि भैया अगर ये घूम रहा है, यहाँ मान लिया चले घूम रहा है, जब घूम रहा है तो आप कह रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एक्सेलरेट, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर। जब एक चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा है तो वो लगातार वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और वेव जो प्रोड्यूस कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लगातार बाहर निकाल रहा है। अगर लगातार एनर्जी बाहर निकाल रहा है तो धीरे 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 वो क्यों नहीं इसमें आ जाता, घूमता घूमता एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ ये इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। जो पॉजिटिव उन्होंने बोला उसको न्यूक्लियस नाम दिया, इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वो ये बात भी वो नहीं समझा पाए, ठीक है, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। अब इस मॉडल पे जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो बनते हैं क्वेश्चन इस टाइप के कि आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछी जाती है। उन्होंने ये बोला था ना कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो लौट के अपने पाथ पे वापस आ गए। तो मतलब यहाँ से अगर एक अल्फा पार्टिकल चला था, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था, तो ये इस तरीके से घूम के वापस आ गए थे। अब ये हो सकता है वहां पे टकराए हो सकता है ना टकराए हो, बीच से ही वापस आ गए हो। तो ये जो डिस्टेंस रही यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे यहाँ से मान लीजिए पार्टिकल चला, यहाँ से घूम के वापस आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज दी क्लोजेस्ट अप्रोच जो अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये एक इधर रखा हुआ है आपने एक स्टेशनरी न्यूक्लियस, जिसके अंदर Z2 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू E, ये टोटल चार्ज हो गया यहाँ का, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ से एक
पार्टिकल आ रहा है, एक न्यूक्लियस आ रहा है जिसमें Z और E है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया ZE, ये हो गया Z2E। आपसे पूछा गया कि बताइए ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी अप्रोच की, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करें? आपने ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए थे। आपने बोला था वहां पे कि एक चार्ज अगर यहाँ फिक्स्ड है, लेट्स से चार्ज Q2, एक चार्ज Q1 यहाँ पे आता है इस डायरेक्शन में किसी स्पीड लेट्स से v के साथ, तो ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और मान लीजिए इस चार्ज को आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे, जब फिक्स्ड है तो ये तो मूव नहीं हो सकता, इस पे लगातार इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने वाला है, और जैसे जैसे ये पास जाएगा फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, उसकी वजह से ये धीरे धीरे रुक जाएगा। रुकने के बाद ये फिर से लौट के अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ बढ़ेगा। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। आप यहाँ पे मान सकते हैं कि दिस Q1 इज Z1E, Q2 इज Z2E, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे निकालते थे यहाँ पे? हम करते थे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं है एनर्जी का, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई रेडिएशन नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी कंजर्वेशन के केस में हम क्या जानते हैं? टोटल एनर्जी, तो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए should be equal to total energy at point B of the system, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट ए, अगर ये v स्पीड से चल रहा था लेट्स से, तो मैं लिखूंगा दिस विल बी हाफ mv², ऐसा लिखा जाएगा इसे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस चल रहा है इस स्पीड से। अच्छा, दूसरी बात क्या लिखी जाएगी? या आप मान लीजिए कि यहाँ पे ई एनर्जी के साथ चल रहा था, अपन यहाँ पे अगर वेलोसिटी ना लिखना चाहें तो अपन से यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है ई, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ई, तो अपन लिखते हैं दिस इज एनर्जी ई जो इसकी इनिशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे है 0 क्योंकि ये इससे बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी ये रखा हुआ है। अगर एट इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी याद कीजिए दो चार्जेस की कितनी होती थी? अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर रखे होते थे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? -k Q1 Q2/r के बराबर। दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। और यहाँ पे क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे तो ये प्लस आएगा, पॉजिटिव k Q1 Q2/r। अब जब ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो बी पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 0। जो भी एनर्जी बचेगी वो किस वजह से बचेगी? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, जो लिखी जा सकती है k Z1E Z2E मतलब Q1 Q2/r0। वो r0 अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से? दिस r0 विल बी k Z1E Z2E डिवाइडेड बाय ई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि दो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें इक्वल करनी है, इनिशियल जो इनका सेटअप है और जो फाइनल सेटअप बनेगा उन दो सेटअप्स में। इनिशियल सेटअप जब ये इनफिनिट डिस्टेंस पे थे, फाइनल सेटअप जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे है। इन दोनों केसेस में अपने को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं एक दो जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्या कह रहा है। An alpha particle with kinetic energy 10 mega electron volt is heading towards a stationary point nucleus of atomic number 50। तो आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी आपको दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक न्यूक्लियस रखा हुआ है जिसके लिए Z दे रखा है 50, ठीक है। एटॉमिक नंबर 50 दे रखा है आपको। पूछा है इसके केस में बताइए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी। अभी आपको यही मानना है कि ये एट इन्फिनिटी है। जब ये क्लोजेस्ट यहाँ आ जाएगा, ये इसकी है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, जो अभी अपन तक करते आए थे वही, ठीक है। ये r0 डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी अपन कंजर्व कर लें। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन क्या आ जाएगा? ए पे अगर लिखूंगा तो सिर्फ यही चल रहा है,
ठीक है। दूसरा आपको बोल रखा है कि स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस, ये फिक्स्ड है। तो दिस इज इनिशियल एनर्जी। इसको अगर मैं मेगा को हटा देता हूं तो ये आ जाएगा 10⁶, ठीक है। दिस इज द इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो यहाँ इंटू ई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा जूल्स में। ओके, दिस इज द एनर्जी। हमें पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई जूल्स। ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना जूल्स होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो यहाँ ई मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया जूल में। इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कब कितनी होगी? ये जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, क्योंकि क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, इससे आगे जा नहीं रहा। मोमेंटरली ये रेस्ट पे आएगा और फिर घूम के वापस पीछे चला जाएगा। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी है 0। प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दोनों की लिखते हैं तो लिखेंगे के अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम। हीलियम के लिए Z कितना होता है 2, तो इसका जो चार्ज है वो कितना है 2e चार्ज इसका है। तो ये आ जाएगा 2e। इधर आपको दे रखा है 50e, ये यहाँ का चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय R0। ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एक ई से एक ई कैंसिल हो रहा है। जब आप सॉल्व करेंगे फाइनली R0 के लिए तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। के कितना होता है 9 इंटू 10⁹, के Q1 Q2 बाय R, के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, जानते हैं हम। तो यहाँ से जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो R0 की वैल्यू आएगी आपके पास 1.44 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। यहाँ से R0 अगर आप एंगस्ट्रम में लिखो तो आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रम। ये होगी इनकी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस। देख रहे हैं कितनी छोटी वैल्यू आ रही है ये। एंगस्ट्रम में भी 10⁻⁴ का लिमिट जा रहा है, सॉरी -4 नॉट -3, 10⁻⁴। इतनी छोटी डिस्टेंस होगी इनकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। A beam of alpha particles of velocity this is scattered by a gold foil, ठीक है, गोल्ड का ये दे दिया Z. Find out the distance of closest approach of the alpha particle to the gold nucleus. The value of charge per unit mass of alpha particle is this. चार्ज पर यूनिट मास इसके लिए दे दिया इतना। ओके, तो अब अपने को यहाँ चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी दे रखा है तो अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। तो क्या लिखेंगे, फिर से सेटअप तो वही है अपने पास। तो इनिशियल अगर अपन लिखें तो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल 0 है, इन्फिनिटी पे मानना चाहिए हमेशा, इज इक्वल टू फाइनली अपने को ये इनिशियल हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ऐसा ही लिखना होगा हमें हमेशा। ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू v² इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी के अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज 2e, गोल्ड के लिए आपको दे रखा है 79e डिवाइडेड बाय R0। ये आपका पूरा इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको ऐसे निकालना है R0, तो R0 कैसे निकालेंगे, R0 विल बी इक्वल टू, इधर से आएगा 2k इंटू 2e इंटू 79e डिवाइडेड बाय, इधर से आ जाएगा मास ऑफ अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। ये चीजें आ गई आपके पास, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट मास फॉर अल्फा पार्टिकल इज। तो चार्ज पर यूनिट मास मतलब ये बेसिकली जो आपने 2e लिखा है ये क्या है, ये 2 इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मैं से हटा के चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख देता हूँ, क्योंकि अपने को रेशो दे रखा है। तो दिस इज Q फॉर अल्फा, ऐसा लिख दिया, चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये रेशो अपने को ऑलरेडी गिवन है। तो Q बाय M, Q अल्फा बाय M अल्फा आपको गिवन है ऑलरेडी। कितना दे रखा है ये 4.8 इंटू 10⁻⁷, ये आपको गिवन है। इसको यहाँ यूज कर लेंगे, सारी वैल्यू पता है अपने को। तो R0 कितना हो जाएगा 2 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q बाई M आपको दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 79 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय v²। v आपको दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁷, तो 2.1 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻14 ये आ जाएगा। जब फाइनल इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर मिलेगा R0
is equal to 2.5 into 10 raised power minus 14 meters. क्लियर है? फिर से आप इसे लिख सकते हैं, वही आर नॉट कितना हो जाएगा 2.5 into 10 raised power minus 4 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन करने के तरीके बिल्कुल वैसे ही, हमेशा ऐसे ही करना है। और देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। अ प्रोटॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। यहाँ पे जो सामने वाला चार्ज है वो फ्री है। फ्री है मतलब वो भी मूव करेगा, यहाँ पे ये एक बात आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द टू प्रोटॉन्स। ये आपसे पूछा गया। अब इस केस में ध्यान क्या रखना है कि जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वो दोनों के लिए लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर ये कंडीशन थी ओरिजिनली कि ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, ये फ्री प्रोटॉन है, ये मूव कर सकता है, तो ओरिजिनली सिर्फ ये चल रहा था स्पीड v से, और ये था एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये था रेस्ट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये पास में आएगा वैसे वैसे इसको रिपल्शन फोर्स मिलेगा, और रिपल्शन फोर्स की वजह से ये भी मूव करना शुरू करेगा। तो फाइनली एक सिचुएशन आएगी जब दोनों ही चल रहे हैं और दोनों अगर सेम स्पीड से चलते हैं, तो वो जो सेम स्पीड जब होती है तभी अब कहते हैं कि ये क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, क्योंकि सेम स्पीड होगी। देखिए हो क्या रहा होगा यहाँ पे कि पहले ये चल रहा है, ठीक है, ये रेस्ट पे था। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा जब ये पास में आएंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। मतलब इसकी स्पीड तो अब कम होती जाएगी और इसकी स्पीड अब बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ रही है और ये कम हो रही है, बीच में दोनों बराबर होंगे। सोचो अभी भी ये कम ही हो रही है, तो अब ये और कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा, मतलब अब ये आगे भागना शुरू कर देगा तेज। रिलेटिव अगर देखो तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये सेपरेशन अब लगातार बढ़ता जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए जब दोनों चलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, तो तब होती है जब दोनों की स्पीड सेम होती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बस अब यहाँ से क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये अपना एक क्वेश्चन बन जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों चल रहे हैं तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। दोनों प्रोटॉन है, दोनों के मास सेम रहेंगे। क्लियर है? प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस बार, तो के चार्ज प्रोटॉन का ई होता है बाय आर नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। यहां से आपको निकालना है वी नॉट। अब एक चीज और कि क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, मोमेंटम भी कंजर्व रहने वाला है। अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इस इक्वेशन आपके पास दो अननोन है, देखो वी नॉट भी अपने को नहीं पता और आर नॉट भी अपने को नहीं पता, तो एक इक्वेशन और चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए। वो कहां से लाओगे आप? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्यों कंजर्व कर पा रहे हैं? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम पे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो पहले सिर्फ एक प्रोटॉन चल रहा था, दूसरा रेस्ट पे था, अब दोनों चल रहे हैं और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके मोमेंटम की, लिखा जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू वी बाय टू। वी नॉट आपको मिल गया इनिशियल वेलोसिटी का हाफ, इसे अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर मिल जाएगा तो हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर। एम वी नॉट की जगह मैं डाल रहा हूँ वी बाई टू का स्क्वायर प्लस के ई स्क्वायर बाई आर नॉट। ये आपके पास आंसर आ गया। इधर से इसको माइनस करेंगे तो ये 1/2 है, ये 1/4 है, इधर बचेगा 1/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर नॉट। यहाँ से आप आर नॉट निकाल सकते हैं, दिस विल बी 4 के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। सारी चीजें अपने को पता है। के 9 इंटू 10⁻⁹, ई 1.6 इंटू 10⁻⁹, एम होता है मास ऑफ प्रोटोन, जो कि कितना होता है, मास ऑफ प्रोटोन इज गिवन बाय 1.66 into 10⁻27 kgs. Mass of proton is
1.66 into 10⁻⁻27 kgs और वेलोसिटी भी आपको गिवन है ये। तो सारी चीजें अब आपको पता है, आप फाइनली एक्सप्रेशन में रखेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर नॉट will be equal to 1.0 into 10⁻⁻12 meters। तो 10⁻⁻12 meters के बराबर आपको यहाँ से अपना आंसर आने वाला है फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नीट में और जेई में पहले पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस, गुड सेट में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से क्वेश्चन बनते हैं। बस एनर्जी कंजर्वेशन करना है अगर एक रेस्ट पे है तो, और अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो साथ में मोमेंटम कंजर्व भी कर दो। ये दो बातें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोर्स मॉडल की। बोर ने क्या बोला? तो भैया बोर ने जो मॉडल दिया वो किस केस में दिया? उन्होंने ये मॉडल दिया सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम्स के केस में। ये हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या होते हैं? इनको आप सीधा बोल सकते हो हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोले तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन आप ले लो Z/E, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से प्रोटॉन्स इसमें आ जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन एक ही रहने वाला है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये मॉडल काम करेगा। पहली बात तो ये उन्होंने बोली। ठीक है, अब ये जो मॉडल था ये उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिशन को बताने में कुछ हद तक कामयाब रहा था। तो हमें ये मॉडल अच्छे से पढ़ना पड़ता है इस केस में, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से डील करेगा। ठीक है, तो एक बात तो इसके बारे में हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बना हुआ है, जिसमें आप प्रोटॉन्स जो भी नंबर आपने लिया हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोले तो, जैसे हाइड्रोजन खुद हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस, मतलब उनसे आपने एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसमें अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है और उसका जो प्रोटॉन है वो Z/E के बराबर आप वहां पे रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? तो एक प्रोटॉन। हीलियम में कितने प्रोटॉन? दो प्रोटॉन। लिथियम में तीन प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो इस तरीके से चलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सब में एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एटम्स को अपन बोलेंगे हाइड्रोजेनिक एटम्स, और इन्हीं के केस में ये बोर्स मॉडल वैलिड रहेगा। ठीक है, अब बोर्स मॉडल या बोर ने अपने इस मॉडल को समझाने के लिए तीन बातें कही। ठीक है, ये बातों को बोला जाता है पोस्टुलेट्स, थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ दी दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये स्टेप्स क्या क्या हैं या ये बातें क्या क्या हैं? तो अपन चलते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि भैया जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, उन्होंने वही रदरफोर्ड का मॉडल ही उठाया था। उन्होंने बोला था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स प्लस Z/E उनका चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो सर्कल में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the electrostatic force between the nucleus and the electron। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली। अब कितना सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं, अगर एक सर्कल मोशन में घूमता है तो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r के बराबर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इसको कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k Q1 Q2/r²। तो लिखेंगे k, Q1 हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस, Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन बाय r²। ये दोनों चीजें यहाँ पे मिली अपने को। ठीक है,
पक्की बात। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाती है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, तो कहते हैं अच्छे से, दिस इज कॉल्ड इज फर्स्ट पोस्टुलेट। आते हैं सेकंड पोस्टुलेट पे, जो उन्होंने बोला, दूसरा स्टेप जो उन्होंने बताया, वो क्या बताया इसके लिए? उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे, हर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड है। तो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम of electron is quantized according to the orbit। उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो है n इंटू एच बाई टू पाई के बराबर। ठीक है, जहां पे n क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको क्वांटम नंबर भी कहते हैं। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर जिसे क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, और यही आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है जो आगे हम बात करने वाले हैं। आर क्या है? उस ऑर्बिट की रेडियस है। तो अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आर ऑर्बिट की रेडियस में घूम रहा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो हमने बात करी थी रोटेशन में कि एक ऑब्जेक्ट जब मास m का है, वो इस अगर इसमें घूम रहा है तो इसके पास वेलोसिटी अगर v है, मास m है और ये r रेडियस पे घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना है यहाँ पे? m इंटू वी के बराबर, और आर और एम वी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन के केस में, तो ये बनता है आपके पास एम वी आर के बराबर। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं यहां से इसको इक्वल करूं तो मैं लिख सकता हूं दिस एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ये आपका बना सेकेंड पोस्टुलेट। ठीक है, एन एच बाई टू पाई इक्वल टू एम वी आर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे ना ये h बाई टू पाई जो है ना फैक्टर, ये कांस्टेंट है भाई। h प्लैंक कांस्टेंट है, टू पाई एक कांस्टेंट है, और ये कई बार काम आता है इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स में। तो इसको एक नया अपन कांस्टेंट बताते हैं, दिस इज h बार। क्या लिखते हैं इसको? h बार। ये एक नया कांस्टेंट कई बार बन जाता है। इसके आप जो वैल्यू रखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की और टू पाई की, तो ये वैल्यू आती है 1.055 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। ऐसी एक वैल्यू उसकी जनरली आती है। ठीक है, तो कई बार h बाई टू पाई की जगह h बार आपको दिख सकता है, या आप यहाँ पे लिखा मिल सकता है आपको, दिस इज इक्वल टू n इंटू एच बार के बराबर। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। h बार इज नथिंग बट h बाई टू पाई, एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ पे बोल दिया गया। ओके, तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट, जहां पे उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है और ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है एनएच बाई टू पाई के हिसाब से। मतलब आप किसी भी ऑर्बिट में जाओगे तो एच बाई टू पाई का ही आपको वहां पे फैक्टर से उसका एंगुलर मोमेंटम मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? इन्होंने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट मतलब जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती हो कि जो जहां का एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीजर मल्टीपल मिलता हो, उसे अपन बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट। तो उस स्टेबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, एनर्जी उसकी फिक्स रहती है, वहां पे वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऐसी कोई भी चीज वहां पे वो रिलीज नहीं करता जब वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा होता है। क्लियर है? तो अगर इसकी टोटल एनर्जी लिखी जाए फॉर एन स्टेबल ऑर्बिट, फॉर अ स्टेबल ऑर्बिट, टोटल एनर्जी of an electron will be equal to kinetic energy of the electron plus potential energy of the electron। ये दो बातें हो जाएंगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन के केस में जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है? तो यहाँ पे मान लीजिए ZE उसका न्यूक्लियस हो गया और उससे आसपास यहाँ पे घूम रहा है किसी r रेडियस के ऑर्बिट में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है माइनस के ZE² बाय r के बराबर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। ओके, माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है।
जेड ई पॉजिटिव है, आंसर आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर के बराबर। और अगर ये v स्पीड से घूम रहा है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी स्पीड यहाँ पे v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो टोटल एनर्जी आप कितनी लिखेंगे यहाँ पे, दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस यू विच विल गिव यू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर। और ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, एक स्टेबल ऑर्बिट के लिए ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट फॉर अ स्टेबल ऑर्बिट। तो उनसे पूछा भैया कि ये जो फिर स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं, ये किस केस में दिख रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि जब ये इस पे घूम रहा है तो कोई स्पेक्ट्रम रिलीज नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई लाइट बाहर नहीं निकाल रहा है, तो फिर ये स्पेक्ट्रम आया कहां से रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से एनर्जी लेके, मान लीजिए एक फोटोन आया, उस फोटोन ने उसको एनर्जी दी, उस एनर्जी को लेके जब एक इलेक्ट्रॉन एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्साइटेशन। तो जब ये एक्साइटेशन करता है, तो जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी ये लेता है, ठीक है। और ऐसे ही जब एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, मतलब ये जब अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर। तो ये जो एनर्जी इसने रेडिएट करी, ये एनर्जी इसने रेडिएट करी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, और ये जो फोटोन है ये आपको आगे जाके स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला कि भैया जब आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो कब जा सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी गेन करेगा तो जंप करेगा यहाँ से इस ऑर्बिट तक, और ये अगर डेल्टा ई आपको यहाँ दे रखा है, मतलब कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, ये एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे अपने को पता है, तो अपन ये बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी का फोटोन इसको चाहिएगा। जितना ये गैप है एनर्जी का, उतना ही फोटोन की एनर्जी इसके पास आनी चाहिए ताकि ये वहां तक पहुंच सके। ऐसे ही जब ये इस स्टेट से इस स्टेट पे नीचे की तरफ आएगा, अपनी एनर्जी को कम करेगा, रिलीज करेगा, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे है, मान लीजिए इसकी एनर्जी थी E2, इस स्टेट की एनर्जी है E2 और इस स्टेट की एनर्जी है E1। E इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की यहाँ बात हो रही है। तो ये जो फोटोन रिलीज करेगा, उस फोटोन की एनर्जी भी कितनी होगी, डेल्टा E के बराबर, विच इज E2 माइनस E1 के बराबर। क्लियर बात अच्छे से। तो अगर डेल्टा ई एनर्जी का फोटोन रिलीज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी या जो वेवलेंथ होगी वो कैसे लिखी जाएगी, दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी लिखी जाती है h इंटू न्यू से या एच सी बाय लेमडा से। तो यहाँ से अपन उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्हीं की करस्पॉन्डिंग अपन आगे चल के स्पेक्ट्रम भी पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रम भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चलता है तो उसे कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उस केस में वो एनर्जी को लेता है, एनर्जी गेन करता है। जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी एक फोटोन के रूप में रिलीज करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ से दी जा सकती है, और यही फोटोन स्पेक्ट्रल लाइन बन के बाहर अपने को दिखेंगे, ठीक है। उस बारे में आगे आगे चल के बात करने वाले हैं, पर फिलहाल आपको ये तीन पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, ये तीनों बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला कह रहे थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस होता है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि हर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू NH बाई 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई, ये एक दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि जितनी एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होगा अगर वो हायर से लोअर स्टेट की तरफ आता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी या लैम्डा इस तरीके से दिया जा सकता है। ये जो एनर्जी है दिस इज टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो बोर्ड्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो बात करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये सारी बातें।
और ये अपन ऑर्बिट वाइज करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में है तब कितना है, सेकंड ऑर्बिट में है तब कितना है। तो यहाँ पे अपन इन सब के नीचे एक साथ में सिंबल लगाएंगे सबस्क्रिप्ट में एन। जैसे आप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर आपसे पूछा तो आप बोलोगे दिस विल बी आर एन, ऐसा रेडियस लिखेंगे आर एन से। ऐसे आपसे वेलोसिटी पूछी तो आप लिखेंगे वी एन, ऐसा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। इस तरीके से अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे इनको अपन प्रूव करने वाले हैं, कैसे इनके अपन रिलेशंस निकालने वाले हैं। तो जो तीन पोस्टुलेट्स हैं वही अपने को यहाँ पे यूज करने हैं। पहली जो बात आती है वो आती है रेडियस की, कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे तो है जेड ई न्यूक्लियस, और ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, जिससे nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, ये सारी बातें आपसे पूछी गई हैं। तो कैसे निकालें, तो चलें यूज करते हैं। फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स अपने को जनरली यहाँ पे यूज करने हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट, यहाँ पे हम सब जगह एन एन यूज कर लेंगे। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ये दो थे। अब यहां से अपने को निकालना है आर। पहली बात कर रहे हैं अपन रेडियस की, तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहां से अगर मैं एक आर से एक आर कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बचता है आर, इधर भी बच रहा है आर। अपन क्या करते हैं, एक तरफ से वैल्यूज दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, इनको अपन डिवाइड कर लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। तो मैं करता हूँ इसे ऐसा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई बाय आर इंटू एन एच। ऐसा अपने पास एक यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसे हटाओ, अपन ना v की वैल्यू सीधी रख देते हैं। v की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, यहाँ से मैं v को क्या लिखूंगा, v को लिख सकता हूँ एन एच बाई टू पाई एम आर, ठीक है। इस v को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो लिखूंगा m बाई आर वी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ से आपके पास जो फाइनल वैल्यू आती है कितनी आ रही है आर के लिए, आर की जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। ये आपके पास फाइनल वैल्यूज यहाँ से बनती है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और सही से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये वैल्यू रखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सीधा रिलेशन बनता है आर ऑफ nth ऑर्बिट इस तरीके से। आप जब इन सब की वैल्यू रख के यहाँ से सॉल्व करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन में बताता हूँ आपको जो मिलेगा यहाँ से, वो मिलेगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रम। रेडियस किस में मिलेगी आपको, एंगस्ट्रम में फाइनल आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एज इट इज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए ये। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम, ठीक है अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी। nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी अभी आपने लिखी थी यहाँ से, कितना लिखा था आपने वेलोसिटी को, यहाँ से लिखा था देखिए एन एच बाई टू पाई एम आर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज एन एच बाई टू पाई एम, और आर की जगह मैं डाल देता हूँ ये वाली वैल्यू, ठीक है। एच स्क्वायर, आर की जगह डालता हूँ मैं एच स्क्वायर, और जो डिवाइड में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो फोर पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, ऐसा
और एन स्क्वायर बाई जेड ये मिल जाएगा, तो एन स्क्वायर नीचे जेड ऊपर, ऐसा। ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से फॉर दी वेलोसिटी। इसको अगर सॉल्व करें तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास बन के आता है, देखिए एक एन से एक एन कैंसिल हो रहा है, जेड इधर बच रहा है आपके पास, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच, और इधर आ रहा है आपके पास जेड बाई एन, ये वैल्यू आपके पास बन रही है। ठीक है, देखिए एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एच और एक एच कैंसिल हो गया, 2 पाई और 4 पाई से ये एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2 पाई, के बचा, ई स्क्वायर बचा, एक एम से एक एम ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन फाइनली बचता है ऐसा। जब आप इसे सॉल्व करते हैं फाइनली, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी जब वैल्यू रखते हैं तो आपके पास आंसर आता है फाइनली दिस velocity of nth orbit is equal to 2.18 into 10 to the power 6 z by n meter per second. Unit is in meter per second. This is the velocity expression corresponding to nth orbit. तो nth orbit में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इतनी स्पीड के साथ वहां पे चक्कर काट रहा होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज द रेडियस ऑफ nth orbit, ये वेलोसिटी इन द nth orbit, ये दो आपके पास यहाँ से एक्सप्रेशन बन गए। अब ये दो एक्सप्रेशन अगर अपने को पता है तो बाकी सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। बाकी मतलब क्या, जैसे आपसे पूछा गया, मान लीजिए बताइए टाइम पीरियड कितना होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है उसको कितना टाइम लग रहा है एक ऑर्बिट की एक सर्कल पूरा करने में, दिस इज द टाइम पीरियड। तो क्या लिखा जा सकता है भैया, टाइम पीरियड अपने को पता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई वी के बराबर। अगर nth ऑर्बिट की बात है तो सारी वैल्यूज अपन ऐसे रख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर आपने लिखा 0.529 इंटू क्या था यहाँ से एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपने वैल्यू रखी 2.18 इंटू 10 to the power 6 जेड बाई एन, ये वैल्यू होगी, कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर, मैं आपके पास आंसर लिख लेता हूँ। दिस टाइम पीरियड विल बी, या आप चाहें तो इसको ऐसा सीधा याद रख सकते हैं, दिस टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है ये टाइम पीरियड, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है टाइम पीरियड, ये चीजें ध्यान रखनी है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। और आप अगर आर और एच की ये वाली वैल्यूज रखते हैं जो आप यहाँ से कैलकुलेट करी थी, जैसे आर के लिए ये वाला एक्सप्रेशन पूरा, और जेड के लिए वी के लिए अगर ये वाला एक्सप्रेशन आप रखते हैं, तो जो टाइम का एक्सप्रेशन बनता है वो भी लिख लीजिए। टाइम का एक्सप्रेशन बनेगा एन क्यूब एच स्क्वायर, सॉरी एन क्यूब एच क्यूब, ये भी बनेगा एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एम। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनने वाला है, ये टाइम का एक्सप्रेशन है, इसको टाइम की जगह डाल देते हैं यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आपके पास बनने वाला है। ठीक है, तो चीजें वही है, कुल मिला के आपको अगर रेडियस और वेलोसिटी ध्यान है तो आप बाकी सारी बातें भी आराम से लिख पाएंगे, और रेडियस और वेलोसिटी भी अगर ध्यान नहीं है तो फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स तो आपको ध्यान ही है, वहीं से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे टाइम पीरियड के बाद अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो क्या करते, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1 बाय टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल, मतलब ये हो जाता है प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के, फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाती। तो यही सारी चीजें हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, बस आप इसको यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछा गया, मान लीजिए बताइए करंट कितना है nth ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग। करंट क्यों पूछा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो लगातार एक पॉइंट को पास करेगा, मान लीजिए यहाँ से, तो अगली बार वापस इस पॉइंट को पास करेगा, फिर अगली बार इस पॉइंट को पास करेगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो करंट कहते हैं। तो कितनी देर में ये पास कर रहा है, हर टी टाइम में पास कर रहा है, तो हम जानते हैं करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ई बाई टी के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। टी आपने अभी लिखा था, यहाँ से टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 5 इंटू एम डिवाइडेड बाय एन क्यूब एच क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी करंट की। आपको ध्यान रखना है एन और जेड से रिलेशन, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, अगेन जो फ्रीक्वेंसी वाला है वही
करंट वाला भी एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं कि बताइए एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट कितनी है। और ये सबसे खास बात है, एनर्जी वाला जो ये आपके पास आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि अपन हर जगह आगे स्पेक्ट्रम में भी इसी को यूज करने वाले हैं। तो एनर्जी अगर आपको पूछ ली गई कि nth ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग बताइए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो हम जानते हैं एनर्जी लिखी जाती है टोटल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे En, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी एन का स्क्वायर, जो वेलोसिटी nth ऑर्बिट में है उसके करस्पॉन्डिंग ये घूम रहा है वहां पे। और हम जानते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट में आपने लिखा था क्या लिखा था, एम वी स्क्वायर बाय आर वॉज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा आपने लिखा था वहां पे। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर अपने को चाहिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर हाफ। ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर, और आर ऑब्वियसली nth ऑर्बिटल अपने को लेना है, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितना होता है, अपन जानते हैं वो होता है के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर के बराबर, एक माइनस साइन के साथ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, टोटल एनर्जी अगर लिखा जाए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, देखो दोनों से सेम एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, दिस एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी इज ये आ गई आपके पास माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा ये। अब यहाँ से एक रिलेशन भी अपने को मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये सब एक ही फॉर्म में बन रहा है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का मॉड देखूं और पोटेंशियल एनर्जी का मॉड देखूं, तो एक बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है काइनेटिक एनर्जी, और ऐसे ही टोटल एनर्जी जो है वो भी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ऐसा एक एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। ये रिलेशन आपके पास यहाँ से बन के आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन और कहाँ बना था, ये रिलेशन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बना था, आपके पास सर्कुलर मोशन में भी बना था, रोटेशन में बना था, फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी बना था। तो ये रिलेशन जब भी बनता है हम जानते हैं कि जब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है तो ये रिलेशन वैलिड होता है। जैसे आपने बात करी थी ना फोर्स, ग्रेविटेशन में भी ये आया था, वहां था जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही आपने जब फोर्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा तो लिखा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो जब भी इनवर्स स्क्वायर लो, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये होता है ना, तो ये चीजें अपने को मिलती है। इनवर्स स्क्वायर लो के केस में ये चीजें वैलिड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलता है फिर से। क्लियर? अब अपन बात करते हैं एनर्जी की, फिर से इस पे आते हैं एनर्जी पे। तो अपन यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं, तो अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, कितना आया था, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू जो अपन ने वहां निकाली थी, वो वैल्यू अगर यहाँ पुट करूं तो आर की वैल्यू कितनी देखी थी आपने, देखिए आर निकाला था आपने ये एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम एन स्क्वायर बाय जेड। इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस पोजीशन पे, तो 1/r है, इनवर्स रह के यहाँ पुट किया जाएगा, कितना आंसर मिलेगा देखो, इसको मैं लिखूंगा इंटू 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये यहाँ पुट किया। जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर e पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू जेड बाई एन, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ से रिलेशन मिलता है।
जब ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो E मिलता है आपको nth ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस पूरे में आपको यूज करना है, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इज द एनर्जी corresponding to the nth orbit, total energy of this electron corresponding to the nth orbit। क्लियर है? ये जो इक्वेशन है ये अपन यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट लेवल्स के करस्पॉन्डिंग अपने को निकालने के लिए, कि एक हाइड्रोजन एटम में अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी कितनी होगी, वो सारी बातें अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एनर्जी कितनी कितनी है। तो एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजेनिक एटम्स की अगर बात करें तो भैया अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करना चाहता हूं, अगर E1 में लिखना चाहूं तो E1 कितना लिखूंगा? E1 में लिखूंगा माइनस 13.6 Z। अगर हाइड्रोजन की अपन बात कर रहे हैं तो आप चलिए Z को Z ही रख लीजिए, भी हाइड्रोजन के बारे में बाद में बात कर लेंगे। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब Z वेरी कर सकता है, तो मैं इसको रखता हूँ Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन यहाँ पे हो जाएगा 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो आंसर आएगा माइनस 13.6 Z स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर E2 की बात करें तो आपके पास मिलेगा माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो माइनस 13.6 बाई 4, इसे जब सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस 3.40 Z स्क्वायर। ऐसे ही जब E3 की बात करूं थर्ड ऑर्बिट की तो आएगा माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर विच इज 9। तो यहाँ से आंसर आता है माइनस 1.51 Z स्क्वायर। ऐसे E4 की अगर बात करो फोर्थ ऑर्बिट की तो आएगा माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ये कितना आएगा? माइनस 0.85 इंटू जेड स्क्वायर। ऐसे अगर 5 की बात करें तो मिलेगा माइनस 0.54 जेड स्क्वायर। और ऐसे अगर 6 की बात करें, ये 6 आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज आती है, इसलिए 6 एनर्जीज आपको याद रखनी है। माइनस 0.36 जेड स्क्वायर। ये 6 एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे Z अगर हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, हीलियम अगर प्लस है तो Z2 हो जाएगा, लिथियम प्लस प्लस है तो Z3 हो जाएगा। उन सब के केस में अपने सीधा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी 1 के करस्पॉन्डिंग माइनस 13.6 आ रही है, माइनस 3.4, इस तरीके से एनर्जी यहाँ पे चल रही है। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पे और समझ में आती है कि डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ डिफरेंस लगभग 10 का है, फिर यहाँ डिफरेंस 1.5 का हो गया, यहाँ डिफरेंस और कम हो गया, इधर डिफरेंस और कम हो गया और यहाँ डिफरेंस और कम हो गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पे चलते हैं वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का गैप है वो कम होता जाता है। तो ये अपन ने यहाँ डायग्राम में बता रखा है। एनर्जी गैप फर्स्ट से सेकंड में बहुत है, तो ये गैप अपन ने काफी बता रखा है। उसके बाद गैप लगातार कम होता जा रहा है, ये गैप लगातार कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे गैप कम हो जाएगा। और एनर्जी एकदम जीरो कब हो जाएगी? जब ये n इंफिनिटी हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इस समय जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो जीरो हो जाएगी। मतलब n इक्वल टू इंफिनिटी आप बना सकते हैं टोटल एनर्जी जीरो वाली एक लाइन। ठीक है, तो ये जो है ये इसका होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या है आपका? एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। क्योंकि अपन ने यहाँ पे Z1 रख लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सारी लिखी गई है। माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.5 पर Z इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये दिस डायग्राम इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम। वो इस तरीके से बनने वाला है। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, इसी जो आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एनर्जी का, इसी को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंजेस और क्या बनते हैं? ये जो आपने फॉर्मूला लिखा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आगे इसको फिर से यूज करूंगा। ये जो आपने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में मैं एक पेज चलो और ऐड कर देते हैं। इसमें मैं एक चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज CH या HC जिसका बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय HC डिवाइड बाय HC। ऐसा मैंने किया।
ये करने से जो पूरा रिलेशन बना वो क्या बना आपके पास, दिस रिलेशन इज माइनस आर इंटू एच सी z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। यहाँ ये r क्या है, दिस r जो कि 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e पावर 4m बाई सी एच क्यूब, ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनता है, दिस इज कॉल्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, तो रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम पे भी एनर्जी का फॉर्मूला कभी कभी आता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रेडबर्ग कांस्टेंट के केस में है तो आपको ये एच सी इंटू आर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर करना पड़ेगा, वहां से आप ये वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है आर की, वो आती है अप्रोक्सीमेटली 10967800। याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁷ per meter. This is the value of the Rydberg constant, 10⁻⁷ per meter. क्लियर है? तो आप अगर यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बात करो, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी अगर आप बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो आप यहाँ Z को भी 1 रख रहे हैं और N को भी 1 रख रहे हैं। देखिए आंसर कितना आता है, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन विल बी माइनस RCH joules। क्लियर है? दिस विल बी द एनर्जी, और इसको कहते हैं 1 रेडबर्ग एनर्जी के बराबर। दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1 रेडबर्ग एनर्जी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान देना चाहिए कि रेडबर्ग एनर्जी मतलब दिस 1 रेडबर्ग एनर्जी। बस थोड़ा सा यूनिट का मॉडिफिकेशन है और ज्यादा कुछ नहीं। तो आप इसको अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 रेडबर्ग इज इक्वल टू 13.6 electron volts, which is 13.6 into 1.6 into 10⁻⁻19, ये आपको मिलेगा 2.17 into 10⁻⁻18 जूल्स के बराबर। दिस इज 1 रेडबर्ग। क्लियर है? चलिए, तो ये कभी कभी यूज आ सकता है फॉर्मूलाज में, तो हमें ध्यान रखना है। बाकी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये तो हमारे पास है ही। आते हैं क्वेश्चंस पे जल्दी से। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उस पे बेस्ट क्वेश्चंस है। What is the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is this? अगर एनर्जी इतनी है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी कितनी लिखी जाती है, एनर्जी होती है E n इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और आपसे बोला हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो हो गया 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा N। कितना मिलेगा देखो, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो n मिलेगा 2 के बराबर, क्योंकि ये 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, n मिल जाएगा यहाँ से 2। ओके, अब अगर n 2 मिल गया तो आप आराम से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं अपनी। क्या पूछा है आपको, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH बाई 2 पाई के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से n दे रखा है 2, h बाई 2 पाई, आप इसे लिख सकते हैं h बाई पाई इज द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो z आपको दे दिया 1, is revolving in anti-clockwise direction in the circular orbit of radius r, ये आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो r रेडियस आपको दे दी, r for fun is equal to r, ये आपको दे दिया। फर्स्ट ऑर्बिट है, रेडियस r दे रखी है। आपको बोला कि भैया अगर ये ऑर्बिट है इसका जिसमें घूम रहा है, obtain an expression for the orbital magnetic dipole moment of the electron। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद करो कहाँ पढ़ा था आपने ये, मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ना, कि जब एक चार्ज एक सर्कल में घूमता है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ प्रोड्यूस होता है। कितना होता था, वो होता था m इक्वल टू आई क्रॉस ए के बराबर, करंट इंटू एरिया के बराबर। याद आया? तो करंट अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से तो इंटू एरिया करूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। करंट कैसे निकाला जाएगा, अभी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी इंटू क्यू या क्यू बाई टी, वैसे आएगा। करते हैं उसको। दूसरा आपसे पूछा गया था, एटम इज प्लेस्ड in a uniform magnetic induction B such that the plane normal to the
the electron orbit makes an angle 30 डिग्री। ओके, तो ये ऑर्बिट है जो घूम रहा है, इसका जो प्लेन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से जो बाहर से लगा रखा है उससे 30 डिग्री पे है। तो पूछा गया आपसे फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है इस पे टॉर्क कितना लगने वाला है। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, m क्रॉस b के बराबर है ना, डाइपोल मोमेंट के केस में आता है m क्रॉस b। तो बस वैसे ही अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जल्दी से देखते हैं, पहले अपने को निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी अब मुझे फॉर्मूला तो याद है नहीं, तो अपन बेसिक से चलते हैं। अपने को ये पता है कि mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई होता था। तो यहाँ से v कितना मिलता था, v मिलता था nh बाई 2 पाई mr के बराबर, ये मिलता था। ठीक है, n है 1 तो ये हो जाएगा, r1 आपको दे रखा है कैपिटल R के बराबर, तो हो जाएगा h बाई 2 पाई mr के बराबर। ठीक है, ये आपको मिल गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर मिल गई तो अपने को टाइम पीरियड भी पता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई v, ये टाइम पीरियड होता है। कितना मिल जाएगा, 2 पाई r डिवाइड बाई वेलोसिटी इज h बाई 2 पाई mr, दिस इज द वेलोसिटी। टाइम पीरियड कितना मिल गया, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m बाई h के बराबर, दिस इज द टाइम पीरियड। एक बार टाइम पीरियड मिल गया तो अपन करंट निकाल सकते हैं। करंट विल बी q बाई t विच इज e बाई t। ये आपके पास आंसर आ जाएगा E इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू एम के बराबर। ये आपका आ गया करंट। एक बार करंट मिल गया तो अब चीजें आसान हो जाएंगी अपने पास। अब क्या करना है, अपने को निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको लिखते थे m से आता था I इंटू एरिया के बराबर। ठीक है, तो बस सॉल्व करना है। I अभी निकाला, एरिया पाई r स्क्वायर, बस लिख लीजिए। I हो गया E इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू एम इंटू एरिया इज पाई r स्क्वायर। चीजें कैंसिल हो रही हैं, आंसर आ रहा है आपके पास E इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर गया m। ये आपको मिल गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, कैपिटल M। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अगर इस ऑर्बिट को अपन एक बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस पर टॉर्क कितना लगने वाला है। तो हम जानते हैं टॉर्क जो लगता है वो लगता है m क्रॉस b के बराबर। टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b ये होता है। तो ये होता है mb साइन थीटा, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री के बराबर, तो ये आ जाएगा mb साइन 30 डिग्री। बस हो गया, m पता है, b दे रखा है, तो ये हो जाएगा e h बाई 4 पाई m इंटू b साइन 30 इज हाफ, ये आपका आ जाएगा टॉर्क। कितना आ गया आंसर, ई एच बी डिवाइडेड बाय 8 पाई एम, दिस इज द टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है। तो मॉडर्न फिजिक्स को मैग्नेटिज्म से मैच ये कंबाइन करके एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ इन्होंने बना दिया। अब आपका अगर दिमाग चल गया इसमें कि भाई क्या क्या करना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बात करेंगे कि ये एक्साइटेशन आयोनाइजेशन क्या होता है, कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कैसे एनर्जीज रिलीज होंगी या एक्सेप्ट होंगी, कितनी एनर्जी, कितना फोटोन, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।